हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 1 दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप यूनिट 1 देख लेंगे और यूनिट 1 आप पूरा कंप्लीट क्लियर कर लेंगे। उसी के बाद आप यूनिट 2 में आपको एंटर करना है। यूनिट 2 है दोस्तों आपका मौखिक अभिव्यक्ति और 15 नंबर का आपका यूनिट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए पूरा जो हमारा यूनिट है उसको कवर करेंगे। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि वार्तालाप। सही है, वार्तालाप यानी कि हमारी जो बोलचाल, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप बोलते हैं, सभी बोलते हैं, तो वो मौखिक अभिव्यक्ति। तो वार्तालाप की हम सबसे पहले यहाँ पर विशेषताएं देखेंगे कि क्या विशेषताएं वार्तालाप की होती है। तो पहली है वार्तालाप मधुर होनी चाहिए, उसमें प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए यानी कि सुनने वाले पर प्रभाव डालनी चाहिए। और तीसरा है बोलचाल की भाषा में गतिशीलता होनी चाहिए यानी कि प्रॉपर ठीक ढंग से बोले जाए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। और चौथा है बोलचाल में बनावटीपन के स्थान पर स्वाभाविकता होनी चाहिए। पांचवा है बोलचाल में यथोचित हाव भाव होने चाहिए। छठा है बातचीत का तरीका शिष्टाचार युक्त होना चाहिए, वार्तालाप का जो भाव है वो स्पष्ट होना चाहिए। और आठवां है यहाँ पर व्याकरण संबंधी शुद्धता यहाँ पर होनी चाहिए यानी कि अशुद्ध वाक्य ना बोले जाने चाहिए। आगे हम देखते हैं वार्तालाप दो प्रकार के हो सकते हैं। अब दो प्रकार के वार्तालाप कौन से होंगे? तो सामान्य वार्तालाप और एक विशिष्ट वार्तालाप। सामान्य वार्तालाप प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक समझ के आधार पर कर लेता है, जबकि विशिष्ट वार्तालाप का उस विषय के जानकार अथवा विशेषज्ञ लोगों के बीच संभव है। सही है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे और एक ठीक तरीके से आपको थोड़ा सा गाइडेंस हो जाएगा कि हमें एग्जाम में जो है किस तरह से अपना जो है पेपर करना है। अब आ जाता है मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सुनकर समझने के महत्व को जानना। सुनकर समझकर ही हम प्रत्युत्तर देंगे। सही है। दूसरा है यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति में वक्ता और श्रोता के पूर्व ज्ञान, पृष्ठभूमि व उसके प्रभाव को समझना। तीसरा है यहाँ पर आवाज़ के उतार चढ़ाव व संदर्भ के आधार पर बात को समझने की कुशलता अर्जित करना। चौथा है श्रवण बाधित व्यक्तियों की भाषा के विविध पहलुओं को समझना। पांचवा है आदेश व निर्देश की भाषा एवं उसमें अंतर व उसके अनुरूप व्यवहार का विश्लेषण। छठा है विभिन्न प्रकार के वार्तालाप एवं उसमें भागीदारी को समझना। तो इस तरह से हम यहाँ पर उद्देश्य कर देंगे। सातवां उद्देश्य है यहाँ पर जनसंचार माध्यम में प्राप्त सामग्री के विश्लेषण की समझ बनाना। आठवां है बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति विकास हेतु आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों की समझ बनाना। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का सैद्धांतिक पक्ष क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष में ध्वनि के स्वरूप का महत्व है, जिसके आधार पर अर्थ में परिवर्तन होता है। ध्वनि के स्वरूप का महत्व है जिसके आधार पर अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। आवाज़ अथवा ध्वनि का जो आधार है वो उच्चारण प्रयत्न है, यानी कि उच्चारण प्रयत्न होता है, प्रयत्न करते हुए उच्चारण करना चाहिए। हम एक ही वाक्य को लहजे के साथ आधार पर अलग अलग अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। जैसे तुम क्यों जा रहे हो, इसका एक अर्थ है जाने का कारण जानना, कि तुम क्यों जा रहे हो। सही है। दूसरा अर्थ है जिन्हें नहीं जाना चाहिए, कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें नहीं कहा है तुम क्यों जा रहे हो, है ना, कि तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है। एक तो होता है कि तुम क्यों जा रहे हो, कारण जानना है कि क्यों जा रहे हो, और एक है कि तुम्हें नहीं जाना है, दूसरे को जाना था, तुम क्यों जा रहे हो। सही है। तो बोलते समय किस शब्द पर कितना जोर देकर बोला गया है, उस समय मुख मुद्रा कैसी थी, भाषा में शुद्ध अथवा कर्णकटु ध्वनियों का कितना योग है, दो शब्दों, वाक्यों अथवा शब्द विशेष के उच्चारण में पूर्व, पश्चात अथवा मध्य में कितना विराम है। ऐसे कई पहलू हैं जो भाषा से सीधा संबंध रखते हैं। इससे अर्थ में भिन्नता आती है। मौखिक अभिव्यक्ति के संबंध में हम प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थी से जो अपेक्षाएं रखते हैं, उसमें बात को ध्यान से और धैर्य के साथ सुनना, अपनी बात कह सकना, कविता, कहानी, संस्मरण आदि आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ सुन सकना, क्या, कब, कहाँ, किससे, कैसे और क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में दे सकना, नाटक व संवाद सुनकर प्रमुख तत्व ग्रहण करना एवं परिचित परिस्थितियों के बारे में बोल सकना, हिंदी के शब्दों को स्पष्ट उच्चारण के साथ प्रभाव में पढ़ सकना, बोलते समय लिंग वचन का सामंजस्य रख सकना, पूछ सकना आदि आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर
कि सुनने व बोलने वालों पर पृष्ठभूमि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसी बात को कहने अथवा मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने के तरीके पर कहने वाले की अपनी पृष्ठभूमि की छाप रहती है। सुनने वाला किसी बात का किस प्रकार तथा क्या अर्थ लेता है अथवा कितना समझ पाता है, यह भी उसकी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता है। सही है, सारी लैंग्वेज सिंपल है, आप अच्छे से समझ रहे हैं। साहित्यकार, वैज्ञानिक, चिकित्सक अथवा राजनीतिज्ञ अपनी बात को कहते समय उन शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं जिस क्षेत्र से वे जुड़े हुए हैं। जब वक्ता और श्रोता दोनों में विषय का ज्ञान, भाषाई क्षमता व पृष्ठभूमि समान हो, तब दोनों में समझने की क्षमता बराबर होती है और वार्तालाप सहज होता है। किसी एक बात का साहित्यिक संदर्भ में कुछ अलग अर्थ लिखा जा सकता है, राजनीतिक संदर्भ में कुछ और लिखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति मित्रों के मध्य वार्तालाप करते समय, धारा प्रवाह प्रकरण देते समय या अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करते समय ऐसे उदाहरणों का अधिक प्रयोग करता है जिसकी पृष्ठभूमि से वह जुड़ा हुआ हो। वक्ता अपनी भाषा में उन्हीं शब्दावलियों, कहावतों अथवा मुहावरों अथवा कहावतों का अधिक उपयोग करता है जो उसकी पृष्ठभूमि से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह से इंपॉर्टेंट है। परिवार बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने में किस तरह सहायक है। परिवार में बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है, यानी कि वह मातृभाषा में सीखता है। पहली जो पाठशाला होती है बच्चे की वो परिवार ही होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना वहाँ पर नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। बच्चा परिवार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। वहाँ वह अपने पारिवारिक सदस्यों से तमाम तरह की बातचीत कर सकता है। उसकी प्रत्येक हरकत पर उसके माता पिता की नज़र रहती है। बच्चा अपनी इच्छाएं, नाराज़गी, पसंद नापसंद को अपने परिवार में यदा कदा करता रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच हुए वार्तालाप से बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि परिवार के सदस्य आपस में बातचीत कर रहे हैं तो बच्चा सुन कर सीखते रहता है। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो बच्चा सीख लेता है। हम बच्चों को कुछ ऐसे कार्य देवें जिससे वे पारिवारिक सदस्यों से आधिकारिक चर्चा कर सकें। ऐसे कई विषय हो सकते हैं जैसे पारिवारिक सदस्यों के परिचय, घर में पालतू पशुओं की स्थिति, रसोई घर में माँ द्वारा पकाए गए व्यंजनों की विधि, पारिवारिक सदस्यों के रोजगार का विवरण, घर के विभिन्न कमरों की स्थिति, नल बिजली के बिल का विवरण, बिजली के खतरों से बचने के उपाय इत्यादि ऐसे विषयों पर बच्चा माता पिता और बड़े भाई बहनों से अधिकाधिक जानकारी चाहेगा और वार्तालाप करेगा, जिससे उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो स्पष्ट होगी और ठीक होगी। इस दौरान हुए वार्तालाप को से वह मूल विषय की जानकारी के अतिरिक्त कई अन्य सहायक विषय की जानकारी भी प्राप्त कर पाएगा। इस प्रकार की बातों में वह रुचि ले सके तो उसका जो हमारा उद्देश्य है वह इस मायने में भी सफल हो जाएगा कि वह अपने पहले से ज़्यादा जानने लगा है और मौका मिलने पर कुछ अभिव्यक्त करने की स्थिति में आ गया है, यानी कि उसने बहुत कुछ उन सभी गतिविधियों से सीख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन। मौखिक अभिव्यक्ति का जो मूल्यांकन है वो मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्र में मौखिक अभिव्यक्ति निम्नलिखित गुणों की उपलब्धता की जांच कर ले। भाषिक शुद्धता, विचारों की सशक्तता, प्रभावोत्पादकता, व्यवहारिकता, अवसरानुकूलता, गतिशीलता, मधुरता और शिष्टता, ये सारी चीज़ों की जांच कर लेनी चाहिए। आगे हम यहाँ पर बात करें तो कक्षा शिक्षण में बालक के व्यवहार व कार्यकलाप को शिक्षक अनौपचारिक जांच करता रहे तथा अप्रत्यक्ष रूप से बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करता रहे। दूसरा है भाषण, वाद विवाद, प्रतियोगिता के अवसर, कविता प्रस्तुति के समय बालकों को अभिव्यक्ति का अवसर देकर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। थर्ड है यहाँ पर कक्षा शिक्षण के समय प्रश्नों का उत्तर देते समय छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कर सकता है। चौथा है कक्षा में परिच्छेद का भावार्थ की प्रस्तुति के समय शिक्षक छात्र की समझ, आत्मविश्वास, क्रमबद्धता, शिष्टता का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। छठा है यहाँ पर आशुभाषण, सूक्ति का विशदीकरण के समय छात्र के भाषा ज्ञान, धैर्य की जांच की जा सकती है। छठा है
दल शिक्षण की स्थिति में शिक्षक छात्र के आत्मविश्वास, नए अनुभवों के प्रति सचेत मनोभावों का प्रदर्शन तथा नेतृत्व के गुण की जांच भी की जा सकती है। 7वां है, किसी कहानी कविता की समीक्षा करने के लिए निर्देश देकर छात्र के संप्रेषणता की जांच की जा सकती है। 8वां है, शिक्षक छात्रों से कहानी सुने, चित्र दिखाकर उसका वर्णन करने के लिए कहे, एकांकी अभिनय कराया जाने, समस्या समाधान के लिए कहा जाए। ऐसे अवसर छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। सही है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किस किस तरह से कर सकते हैं शिक्षक को मानते हुए हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण देखे। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट, किसी भी भाषा को सुनकर समझने में कौन कौन से बिंदु सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पहला है भाषा का संदर्भ। भाषा का संदर्भ हमें पता होगा तभी हम भाषा को ठीक से समझ पाएंगे। दूसरी है विषय वस्तु, भाषा का स्तर क्या है। चौथा है कि बच्चा उसमें रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा। और 5वां है बातचीत के जरिए से। अब देखते हैं आवाज़ के पहलू। आवाज़ के पहलू है, पहला वक्ता के बोलने की गति और आवृत्ति से ही हम बात उसकी समझ पाएंगे। तो वक्ता के बोलने की गति और आवृत्ति आवाज़ के पहलू में मुख्य है। दूसरा है वक्ता की आवाज़ का कटु या मृदु होना। तीसरा है वक्ता की आवाज़ का स्पष्ट होना। और चौथा है वक्ता की आवाज़ की तीव्रता। 5वां है वक्ता की आवाज़ में शब्दगत भाव होना। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों के विकास में किस तरह से सहायक है। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो पहला इसमें आता है आत्मविश्वास। बिना हिचकिचाहट के अपने को अभिव्यक्त करने का जो कौशल है बच्चों में अतिरिक्त आत्मविश्वास जगाता है। ऐसे बच्चे किसी भी मौके पर अपनी बात कहने तथा रखने में सक्षम हैं। आत्मविश्वास जब बच्चे में होगा तो वह अपनी किसी भी बात को बोलने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। आगे हम यहाँ पर बात करें नए अनुभवों के प्रति सचेत। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में दक्ष बच्चा नए नए अनुभवों के प्रति जिज्ञासु होता है। आत्मविश्वास के लवरेज होने के कारण वह अपने आसपास के विषयों, क्षेत्रों और लोगों के प्रति जानने की इच्छा रखता है। वह कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनता है और शिक्षक से कुछ नया जानने के लिए उत्साहित रहता है। आगे है मनोभावों का प्रदर्शन से। तो भाषा मनुष्य को मिला वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों का सही तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। मौखिक तथा मौखिक भाषा कौशल में निपुणता बच्चों को अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने में सहायक होती है। आगे यहाँ पर हम बात करें तो नेतृत्व का गुण। मौखिक अभिव्यक्ति में निपुण बच्चे कक्षा में नहीं बल्कि समाज में भी नेतृत्व के गुणों में संपन्न होते हैं। आत्म प्रदर्शन तथा अपने गुणों को समाज के सामने रखने की जो कक्षा में ऐसे बच्चे हमेशा आगे रखते हैं। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास में भाषा शिक्षण की अहम भूमिका है। भाषा शिक्षकों को चाहिए कि वह बच्चों में विभिन्न विधियों एवं प्रोत्साहन के द्वारा इस कौशल का विकास करने में बच्चों की मदद करें। दूसरा है भाषा अभिव्यक्ति कौशल की नींव की मजबूती बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में जीवन भर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। वह ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन की अभिव्यक्त कर सकेगा। वह प्रदर्शन को अभिव्यक्त करने में सक्षम बनेगा। इससे उसके अंदर ज्ञान को आगे बढ़कर पाने की इच्छा पैदा होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक नाटक क्या होता है और इससे मौखिक अभिव्यक्ति किस तरह से प्रभावित होती है, ये भी हम इसमें जानेंगे। तो जब नाटक जैसी किसी रंगमंच, टीवी अथवा रेडियो पर प्रस्तुत किया जाता है एवं नाटक के तत्वों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ नाटक पूरी औपचारिकता के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। नाटक में संवाद की भूमिका अहम है। ये संवाद औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं और इसी के अनुरूप पात्रों का अभिनय भी बदलता रहता है। विषय, देशकाल और वातावरण के अनुसार भी औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा का जो प्रयोग है वह नाटक के लिए किया जाता है। औपचारिक नाटकों में पूरी पटकथा को पहले परखा जाता है, तत्पश्चात प्रत्येक पात्र के अनुसार संवाद लिखे जाते हैं और विशेषज्ञ इसकी जांच करते हैं। उसके पश्चात ही तब वे रंगमंच, टीवी एवं रेडियो के लिए स्वीकार्य माने जाते हैं। अनौपचारिक नाटक विभिन्न ग्रामीण अंचलों में नुक्कड़ नाटक, नौटंकी के रूप में आयोजित होते हैं।
इनमें नौटंकियों की पटकथा नहीं होती है। पात्रों को कोई संवाद भी लिखकर नहीं दिए जाते हैं, वे केवल कथा के अनुरूप अपने संवाद याद करते हैं और अभिनय करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आ गया है कि श्रवण कौशल में दोष के कारण क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है तो श्रवण कौशल की भी बात होनी ही है, क्योंकि मैं कुछ आपको बोल करके समझा रहा हूँ, मैं समझाना कुछ और चाह रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं, तो फिर बात वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो श्रवण कौशल में दोष के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला है मौखिक कार्य का अभाव, दूसरा है कक्षा में कठोर नियंत्रण होने से, तीसरा है पाठ्यपुस्तक की क्लिष्टता, चौथा है अशांत वातावरण, और पांचवा है एक साथ दो काम करने से भी आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट होगा, और छठा है श्रवण केंद्रियों का बाधिक होना, यानी कि सुनने में कमजोर होना। इसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पर आ जाता है टॉपिक कि श्रवण जो बाधित है वो छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा प्रयुक्त की जाती है। अब सांकेतिक भाषा में कुछ संकेतों से यहाँ पर बातचीत होती है। अब उनके बारे में दोस्तों ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और हमें सांकेतिक भाषा आती भी नहीं है, तो ये दोस्तों काफ़ी रेयर केसेस में ही ये क्वेश्चन आपके आता है। बट आपके पास सीरीज या बुक है तो फिर आप उसमें ये टॉपिक जरूर से देख लें, थोड़ा आइडिया लगा लें। अगर आपके 2-4 चित्र आ जाते हैं कि चित्र में देख करके बताइए कि सांकेतिक भाषा में क्या कहा जा रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं। तो आपके पास बुक या सीरीज है तो आप उसमें से अच्छी तरह से देख लें, और अगर नहीं भी है तो क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से दोस्तों आता है, 1-2 बार आया हुआ है तो हो सकता है आ जाए, तो इसे आप थोड़ा सा देख लेंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अगला मौखिक अभिव्यक्ति के गुण क्या हैं। पहला है भाषिक शुद्धता, दूसरा है विचारों की सशक्तता, तीसरा है प्रभावोत्पादकता, चौथा है व्यावहारिकता, पांचवा है अवसरानुकूलता, और छठा है गतिशीलता, सातवां है मधुरता, आठवां है यहाँ पर शिष्टता। तो ये सभी जो है मौखिक अभिव्यक्ति के गुण हैं। इनको आप थोड़ा सा डिटेल में पॉइंट दे करके ही आपको समझ में आ रहा है कि भाषा की गतिशीलता किस प्रकार से होनी चाहिए, स्वरों में पूरा तालमेल होना चाहिए जिससे सामने वाले को हम जो कहना चाह रहे हैं वो ठीक से समझ सके। अवसरानुकूलता यानी कि जिस अवसर पर जो बात बोली जानी चाहिए वही हमें बोलनी चाहिए, जिससे जो श्रोता है उस पर अच्छा उसका इफेक्ट पड़े। तो इस तरह से ये पॉइंट्स जो हैं 8 के 8 पॉइंट्स, इन पर भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है डिटेल में निबंधात्मक। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप पॉइंट देख करके ही समझ रहे हैं तो आपको ये सारे 8 पॉइंट याद कर लेने हैं, और पॉइंट देख करके आप 2-4 लाइनें इसमें आराम से लिख पाओगे। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड यूनिट कंप्लीट होने के साथ साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको खुशी कर देना है। और पिछले जो वीडियोस हैं सभी के दोस्तों पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको फ्री में सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए दोस्तों काफ़ी सारी जो है सभी को दोस्तों रिकमेंड थी कि पीडीएफ भी आप टेलीग्राम पर डालें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों के पास नेट की कमी होती है, डाटा जो कम होता है, तो वो पीडीएफ से पढ़ पाएंगे। बट आपको दोस्तों क्या करना है, 1-2 बार तो आपको वीडियो देख ही लेना है, जिससे जो वीडियो में काफ़ी सारी बातें ऐसे होती हैं जो पीडीएफ में नहीं लिखी जाती है, और मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छे से उसमें याद हो जाती है। तो पीडीएफ पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, आप वीडियो को एक बार देख ले। अगर किसी के पास डेटा की प्रॉब्लम है या कम है, या किसी फ्रेंड को आप शेयर करना चाहते हैं जिसके पास फ़ोन नहीं है या ऐसा कुछ है, तो फिर आप क्या करेंगे, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और उसकी प्रिंट अगर लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। पीडीएफ बिल्कुल आपके लिए फ्री है, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।